हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो दिस इज क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल के अंदर ये लेक्चर्स कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज आई थिंक लेक्चर नंबर 44। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 43 है शायद या फिर 44 है, इट डजेंट मैटर। बट यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज यहाँ पर हम डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट बच्चों, अब टाइम जो है, अब जो समय है वो बड़ा ही क्रूशियल है। दिवाली हो चुकी है खत्म, सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है, अब आने वाली है होली। और दिवाली और होली से बीच का वाला टाइम के अंदर कम से कम तुमको 10 से 12 घंटे तक स्टडीज करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो फेल होगे, पक्का फेल होगे, ये मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं। अगर आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ते हो अभी, अगर आप कम से कम 8000 9000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो एमसीक्यूज, तो भैया कुछ नहीं हो सकता। होली के बाद आप सोचो कि होली के बाद पढ़ लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी प्रिपरेशन करो, जितना मेहनत कर सकते हो, जितना साम दाम दंड भेद सब कुछ अभी लगा दो। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बट आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा इसके अंदर मेहनत करने की जरूरत आन पड़ी है। ठीक है, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी न्यूज में क्यों है कि बिकॉज 23rd लॉ कमीशन जो है, ये अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, राइट, कि हम 23rd लॉ कमीशन यहाँ पर बनाना है विद ए टर्म ऑफ 3 इयर्स। 3 ईयर की टर्म इसके अंदर, 3 ईयर के लिए ये एक तरह से लॉ कमीशन बनता है। लॉ कमीशन हमेशा 3 साल के लिए बनता है। लॉ कमीशन क्या होता है? लॉ कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो कि क्या है, एक तरह से लीगल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लीगल रिफॉर्म के बारे में बात करता है, वो बताता है कि भैया कंट्री के अंदर क्या क्या लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, एक तरह से रिकमेंडेटरी बॉडी है जो रिकमेंडेशंस देती है कि क्या क्या चीजें हैं वो लॉ के अंदर चेंज होनी चाहिए, किस तरह के लॉ फॉर्म होने चाहिए, क्या क्या लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स यहाँ पर करनी चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर बताता है। किस तरह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो होगा वो सही हो, उसके ऊपर स्टडी करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। ये सारी बातें हमको यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बताता है। ये 3 साल के लिए बॉडी बनती है। और ये बॉडी को कहाँ पे लिखा हुआ है सर? लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? नहीं साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा। तो कोई लॉ से बनी होगी सर ये बॉडी? नहीं साहब, लॉ से भी नहीं बनी, मतलब इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट द स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। बस हर 3 साल के अंदर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास होकर ये बॉडी बनती है, दैट इज नोन एज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, लॉ कमीशन इज नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी 3 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान में रख लेना ये बात। इट्स मेजर फंक्शन इज टू वर्क फॉर द लीगल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। एंड वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी, इसकी एडवाइजरी बॉडी देती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि कौन कौन से लॉ खराब हो चुके हैं, कौन कौन से लॉ काम नहीं है, कौन कौन से लॉ को हटा देना चाहिए, जो समय के साथ जो खराब हो चुके हैं उन लॉज को हटा देना चाहिए, किस तरह से जुडिशरी सिस्टम को हम अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से और ज्यादा चीजें रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह से लॉ के अंदर रिसर्च करें, रिव्यू करें। ठीक है, किस तरह से जस्टिस लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसे कानून हम बनाएं, ये सब चीजें इसके अंदर बताती है। तो कंपोजिशन अगर हम देखेंगे इसका, तो फुल टाइम चेयरमैन, एक तो चेयरमैन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं इसके अंदर। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एन एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर मतलब जो भी सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का, वो ऑटोमेटिकली विल बिकम द मेंबर ऑफ द लॉ कमीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, वो एक्स ऑफिसो मेंबर यहां पर बन जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे इस समय नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स के अंदर होते हैं। ये सारी की सारी कंपोजिशन आपको याद रखनी है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इज ए मेंबर ऑफ व्हाट? इज ए मेंबर ऑफ लॉ कमीशन। तो हाँ भाई हाँ, ये लॉ कमीशन का मेंबर होगा। 4 फुल टाइम मेंबर्स है, एक फुल टाइम चेयरमैन इसका अंदर है। चेयरमैन जो होता है दैट विल बी यूजुअली हु इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया? तो ये क्या है, ये ना कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, ये ना लॉ से बनी है, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोला जाएगा, ये बिल्कुल याद रखो। तो यहां पर देखो, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाइदर बाय द लॉ नॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑन ए रेफरेंस मेड टू इट by the central government of sumo to undertake research in the law and reviews of the existing laws in the India for making reforms therein and enacting new legislations. ठीक है, I hope this is clear. It also undertakes स्टडीज एंड रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स। स्टडीज करी जाती है, रिसर्च करी जाती है जिससे कि रिफॉर्म्स आए इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ डिले इन प्रोसेस। जो डिलेड प्रोसेस होता है, ठीक है, डिलेड प्रोसेस हो जाता है, राइट,
स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस और रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन, इन सबको करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक तरह से स्टडी करी जाती है, रिसर्च करी जाती है, राइट। फिर इट इज एन एडवाइजरी बॉडी है टू द गवर्नमेंट एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। इसके रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, गवर्नमेंट चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, ठीक है। अब चलो इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल डायमेंशन पढ़ लेते हैं साहब। हम जाते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पर। ब्रिटिशर्स के टाइम पर पहली बार लॉ कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पर इन द 1834। देखो 1833 चार्टर्ड एक्ट निकला, ठीक है। उस चार्टर्ड एक्ट के अंदर ये बोला गया कि भाई एक लॉ कमीशन होना चाहिए जो कि क्या करे, कोडिफिकेशन ऑफ द लॉस करे। तो 1834 के अंदर एक लॉ कमीशन बनता है, और लॉ कमीशन बनता है जिसके चेयरमैन होते हैं लॉर्ड मकॉले। कौन होते हैं? मकॉले। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट जो लॉ कमीशन बना भारत का वो कब बना? तो पहला लॉ कमीशन भारत का बना सर 1834 के अंदर। और पहले लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन पहले 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 कौन थे? तो ये लॉर्ड मकॉले पहले चेयरमैन थे। और इस लॉ कमीशन का काम क्या था? इस लॉ कमीशन का काम ये था कोडिफिकेशन करे इंडियन पिनल कोड। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर एक लॉ कमीशन बना था, उसका चेयरमैन लॉर्ड मकॉले था, उसने कोडिफिकेशन करे थे, राइट। अब भैया ये तो था भारत जब आजाद नहीं था। अब भारत जब आजाद हो गया, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 में बना फॉर ए 3 ईयर टर्म्स, और उसके चेयरमैन जो थे वो सीतलवाड़ थे। मिस्टर MC सीतलवाड़ वाज द चेयरमैन एट दैट टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस। मैंने आपको जो भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे, वो तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर कि प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता है तो फिर मेंस, ऑप्शनल, इन सब्जेक्ट के ऊपर जो आपने पैसा बर्बाद कर रखा है अपना, ठीक है, जो आपने इसके अंदर बहुत मेहनत कर रखी है, उनका कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। मैं नहीं चाहता कि आपका प्रीलिम्स बार बार में आप फेल हो प्रीलिम्स के अंदर। तो मैं एक स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूँ प्रीलिम्स 2025 के लिए। दिस बैच इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द प्रीलिम्स 2025। प्रीलिम्स 2025 के अंदर आपकी एंट्री हम यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हैं, बार बार में प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं और वही सड़ी किसी पटीसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन की कोई लायबिलिटी नहीं रहती, बस आपको सब कुछ उसके ऊपर मेहनत करनी होती है ना। पता नहीं क्यों आप कितने इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। या तो कुछ भी मत ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल है भाई, ऑनलाइन अवेलेबल रहती है टेस्ट सीरीज सारी। क्यों पैसा इसमें वेस्ट करते हो? 20-20 हजार रुपए की तुम टेस्ट सीरीज खरीद लेते हो और उसका कोई मकसद नहीं है, फिर आपको कोई मोटिवेशन उसमें मिलता नहीं है, बार बार में आप उस टेस्ट सीरीज को खरीद के अपने पैसे वेस्ट करते हो। इससे अच्छा हमने एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च करा है, स्पेशल बैच करा है प्रीलिम्स 2025 का। ये हमने उन बच्चों के लिए स्टार्ट करा है जो कि एक तरह से एडवांस स्टूडेंट है, बट इसके अंदर हमने वो बच्चे भी ऐड करे हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, उनकी अलग अप्रोच रहेगी और आप लोगों की अलग अप्रोच रहेगी, राइट। तो देखो द सिलेक्शन बैच जो है इसके अंदर आप देखो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए एक यूनिक बैच बनाया है जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। सिलेक्शन बैच एक तो फ्रेशर्स के लिए, एक एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है। एडवांस स्टूडेंट्स की बात करें 8000 प्लस एमसीक्यूज हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, जिसके अंदर लाइव एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिठाएंगे और कहेंगे भैया सॉल्व करो क्वेश्चन क्लास के अंदर, समझ में आ रहा है? क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और क्लास में सॉल्व करेंगे, उसका फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना चाहिए था, किस तरह से आपने सॉल्व करा था, राइट। इसके बाद अगर आप देखो रोज के 50 क्वेश्चन आप करोगे तो दैट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर फिर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू द एमसीक्यूज। फिर टेस्ट सीरीज आप इसके अंदर देखेंगे, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द जीएस, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द सीसेट। सीसेट की भी टेस्ट सीरीज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर तो फ्रेशर्स के लिए एक अलग बैच है जिसके अंदर 8000 प्लस क्वेश्चन उनसे भी करवाएंगे, बट उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनको लाइव रिकॉर्डेड जीएस की क्लासेस देंगे, लाइव रिकॉर्डेड सीसेट की क्लासेस देंगे, डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी, कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स। वो सारे फीचर्स जो हैं बाकी के सारे फीचर एडवांस बैच की भी फ्रेशर बैच में आ जाएंगे। मैं क्या चाह रहा हूँ, बस आप एक बार आ जाओ मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपको पढ़ना होगा। बेस्ट आपको क्वालिटी प्रोवाइड करी जाएगी। हम जाने ही जाते हैं क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, हम ब्रांड नहीं है, हम सिर्फ क्वालिटी है, राइट। डेली शेड्यूल आप देखिए 5 से 5:45 योगा क्लास होगी, 7 से 9 अपन डेली लाइव टेस्ट क्लास करेंगे। फिर आपको 12 बजे एक पेपर दे दिया जाएगा, या कुछ थोड़ा पहले दे दूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर थोड़ा पहले दे देना इस पेपर को, ठीक है। फिर उसको डिस्कशन भी पहले कर देंगे, 5 to 7 से पहले डिस्कशन कर देंगे अपन, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस यहाँ पर इस तरह से प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। तो देखो जैसे मैंने सिलेबस बनाया था, सिलेबस ऑफ एमसीक्यूज, तो हमने देखा था कि इसके अंदर हम
डे 1 के अंदर ये टॉपिक लेंगे, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे। फिर डे 2 के अंदर ये 50 क्वेश्चन इस तरह से कराएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे और टोटल क्वेश्चन जो कवरेज होगा आपका पॉलिटी के अंदर 15 डेज में आप 750 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मतलब 750 टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, उसके आसपास के टॉपिक पढ़ लिए, इतने ही टॉपिक होते हैं। मतलब आपने पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर लिया है और ये भी कर लिया है। इसके आसपास की जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसको तो बहुत डिटेल के अंदर कराऊंगा, वीडियो क्लासेस होंगी उसकी, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अभी लक्ष्मीकांत उठाने की आपकी हालत है भी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करें, इस अप्रोच से चलें, एक बार इस अप्रोच से करके देखिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वाटर स्पिनिच, बट बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना, एक सेकंड दीजिए, आई विल बी बैक। अब हम पढ़ेंगे वाटर स्पिनिच के बारे में। स्पिनिच मतलब आपको समझ में आता है पालक, ठीक है। पर ये वाटर स्पिनिच इज डिफरेंट, ठीक है। वो भी पालक जैसे ही दिखता है पर इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। वाटर स्पिनिच नाउ रीच द डोर ऑफ द फार्मर्स विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द IIVR। अब फार्मर्स के डोर तक पहुंच गया, मतलब फार्मर्स इसको उगाने लग गए। पहले ये है ना रेनी सीजन्स के अंदर अपने आप उग जाता था, रेनी सीजन्स के अंदर ये रहता था ये, राइट। तो फार्मर्स ऐसे कहीं से भी तोड़ ताड़ के आपको खिला देते थे। आपके अंदर पालक तो जाता था, पर पालक के साथ साथ बहुत सारा नॉन न्यूट्रिशन चीजें भी जल जाती थी, जिससे आप बीमार हो जाते थे, है ना। नाले के पानी में उगाना और ये सब चीजें करना, राइट। अब इन्होंने क्या करा है, IIVR ने एक नया तरह का, एक इसके अंदर क्या बना है, इसके अंदर नए तरह के वेरिएंट बना दिया है, ठीक है। जिसके अंदर आप 24/7 मतलब कभी भी आप इसको उगा सकते हैं अपने फार्म के ऊपर, ठीक है। तो वाटर स्पिनिच इस तरह से देखो, अर्लियर दिस लीफी फॉरेस्ट वेजिटेबल यूज्ड टू ग्रो इन द स्टैग्नेंट पॉन्ड। कोई पॉन्ड होता था उसमें उग जाता था, पडल्स, रिजर्वायर्स, एंड वाज रेलिश इन द वेरियस फॉर्म्स स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हाउएवर द प्रैक्टिसेस लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन न्यूट्रिशन। इसके कारण नॉन न्यूट्रिशियस हार्मफुल एलिमेंट जो थे वो भी इसके साथ आ जाता था और वो भी आप इसके साथ खा जाते थे, ठीक है, नाली के पानी का पालक, ठीक है। तो इसके अंदर दिक्कत हो जाती है। अब क्या करा है उन्होंने, एक नई तरह का साग यहाँ पे प्रोड्यूस करा है, नई तरह के स्पिनिच प्रोड्यूस करा है, ठीक है। काशी मानू, ये वैरायटी डेवलप बाय द IIVR, काशी मानू। अब ऐसे रह सकता काशी मानू रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ ये क्या है। तो काशी के अंदर मनु की अपन एक स्टेचू लगा रहे हैं, ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। उसको अपन काशी मनु बोल रहे हैं, राइट, दैट इज रॉन्ग। काशी मनु क्या है, एक तरह से एक स्पिनिच के वैरायटी है, जिसके अंदर क्या है IIVR ने जो क्या है इसको डेवलप करा है। और इसके अंदर डॉक्टर तुषार कांति बेहरा जो है वो इस तरह से बोलते हैं, दिस वैरायटी इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर ये होगी आफ्टर प्लांटिंग इट इन द फील्ड and cost of cultivation is very negligible. Cultivation of this crop in the large quantity will not only provide nutritious food but ये सब मेडिकल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब हम समझते हैं वाटर स्पिनिच जो है ना, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक रीजन्स के अंदर ही उगता है, सेमी एक्यूटिक पेरेनियल प्लांट है, इज बिलीव टू हैव बीन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया। पहली बार साउथ ईस्ट एशिया के अंदर डोमेस्टिकेट करा गया था। अब इसकी क्वालिटी हम बताएं ना, तो क्वालिटी ये है कि मान लीजिए आपके अंदर विटामिन B9 की कमी है, ठीक है, फॉलिक एसिड जो टैबलेट लेते हैं ना फॉलिक एसिड की, तो ये इसको खाओ भाई, वाटर स्पिनिच को। फॉलिक एसिड की टैबलेट नहीं लेनी है, फॉलिक एसिड को ये इंप्रूव करता है, फॉलिक एसिड जो होता है बॉडी के अंदर इंप्रूव करता है। इसी के साथ साथ ये बीटा कैरोटीन बॉडी के अंदर ये इंप्रूव करता है, कैल्शियम बॉडी के अंदर बनाता है, कैल्शियम, विटामिन A, E, विटामिन C ये सब बनाता है। और सॉरी ये तो सब कुछ ही बना रहा है। किसी के अंदर कभी कभार आयरन की कमी हो रहती है ना, साहब हम तो एनेमिक हो गए, आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की कमी को भी ये दूर करता है। और क्या चाहिए, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज याद रखो, रिच इन द फॉलिक एसिड, विटामिन B9, कंटेन्स मीडियम लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है, कैल्शियम, विटामिन E, विटामिन C, हैज प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द अनबॉर्न चाइल्ड, बीइंग रिच इन द आयरन्स, इट इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल विद एनेमिक पीपल जो होते हैं, ठीक है, हैज ग्रेट पोटेंशियल एज ए प्यूरिफायर ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट को ही प्यूरिफाई यहाँ पर करता है। समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट इज टापी पाइपलाइन। टापी पाइपलाइन क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अफगानिस्तान सेट टू बिगिन द वर्क। अफगानिस्तान बोल रहा है भैया मैं जल्दी से काम स्टार्ट करने वाला हूँ तापी पाइपलाइन पे। ये तापी पाइपलाइन क्या होता है, तापी तापी क्या है, ये तापी तापी ये देखते हैं। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर वेरी वेरी पीसफुल पाकिस्तान एंड आई फॉर इंडिया। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तापी ये एक पाइपलाइन बनाने वाले हैं जो तुर्कमेनिस्तान से निकलेगी और तुर्कमेनिस्तान से निकलकर भारत के अंदर तक ये जाएगी। तुर्कमेनिस्तान से निकलकर भारत में जाएगी, पर बीच में अफगानिस्तान और बहुत ही पाकिस्तान जिसके अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, यहां से ये पाइपलाइन निकल रही है। तो ऑब्वियसली यहां से जब ये पाइपलाइन निकल रही है तो इट इज बाउंड टू फेल। यू नो द रीजन, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर से पाइपलाइन निकलना का मतलब कभी नहीं निकलेगी। राइट, खैर अफगानिस्तान को बड़ा ऑप्टिमिज्म है। अफगानिस्तान ने बोला साहब मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो एक्चुअली क्या है, तुर्कमेनिस्तान से यहाँ से ऑयल वॉयल निकाल के लेकर आएंगे हम और ये जो होगा नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल गैस निकाल कर लेकर आएंगे और नेचुरल गैस इंडिया तक यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखो रिसेंटली अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ऑफिशियली जॉइंटली इनॉग्रेट तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑन तुर्कमेनिस्तान साइड एंड अफगानिस्तान सेट टू बिगिन द वर्क ऑन द टापी पाइपलाइन। टापी पाइपलाइन के ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई साहब ये है यहाँ से गैल्किनिश जो है, ठीक है, गैल्किनिश तुर्कमेनिस्तान में एक एरिया है वहां से निकलेगा। फिर ये जाएगा देखो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हेरात में, हेरात के बाद जाएगा ये कंधार के अंदर, कंधार के बाद क्वेटा के अंदर, क्वेटा कहाँ पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी आ गई है, ठीक है, मुल्तान, और फिर इंडिया के अंदर पंजाब में फजली का है तो फजील का जो है उसके अंदर यहाँ पर जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो द पाइपलाइन इज प्रपोज टू सप्लाई द नेचुरल गैस बाय टापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड टीपीसीएल फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू द इंडिया। और यहाँ पे देखो गैल्किनिश फील्ड से हेरात कंधार क्वेटा मुल्तान फजलिका इसके अंदर यहाँ पर जाएगा। नियरली 33 बिलियन क्यूबिक मैट्रिक ऑफ द गैस टू बी पंप्ड एनुअली। इतनी गैस यहाँ पर आएगी। प्रोजेक्ट को जो देख रहा है वो है एडीबी को, प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होगा और पैसा जो होगा दैट विल बी फंडेड बाय द एडीबी। फ्री में फंड नहीं करेगा, लोन पर पैसा देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। पाकिस्तान जो है देखो, अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान में आ रही, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गई, पाकिस्तान से इंडिया में आ गई। जैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान इसको कुछ पैसा देगा, भाई तेरे थ्रू आई है तो तेरे को पैसे देता है। फिर इंडिया के अंदर पाकिस्तान के थ्रू आएगी तो इंडिया इसको कुछ पैसा देगा। दिस पैसा इज नोन एज ट्रांजिट फीस। ट्रांजिट फीस, तो यहाँ पर अपन देखें पाकिस्तान विल पे ट्रांजिट फीस टू अफगानिस्तान एंड द सेम अमाउंट विल बी पेड बाय इंडिया टू पाकिस्तान। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अंदर चैलेंज क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर चैलेंज भी समझ लेते हैं। नियरली 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा वो तुर्कमेनिस्तान को ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इससे बहुत कुछ कमा रहा है। यहाँ से नेचुरल गैस जो बिक रही है उसका पैसा ले रहा है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, पर तुर्कमेनिस्तान को खुद की हालत अभी हो रही है खराब। राइट, दूसरा सिक्योरिटी में बहुत दिक्कत है। जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, तो यहाँ से अगर पाइपलाइन जाएगा तो दिस इज अ हॉट बेड ऑफ टेररिज्म, ठीक है, रीजनल कंफ्लिक्ट है, बलूच सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है और इसके अंदर से कैसे पाइपलाइन निकाल कर लेकर आएंगे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें, इसके अलावा आप देखो नाटो फोर्सेज वहां से चली गई, अफगानिस्तान में तालिबान है, अफगानिस्तान खुद एक हॉटबेड ऑफ टेररिज्म बनता जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान तो ऐसी ऐसी कंट्रियों से निकलकर यहाँ पर आ रहा है ना। एक आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज लेट ब्लाइट डिजीज। लेट ब्लाइट डिजीज क्या होता है? लेट ब्लाइट, ब्लाइट मतलब लाइट चली गई है, ठीक है, काले पड़ गए। कौन काले पड़ गए? आलू काले पड़ गए। फुल ब्लोन लेट ब्लाइट अटैक डैमेजेस पोटैटो क्रॉप इन पंजाब। पंजाब के अंदर पूरी पोटैटो की क्रॉप थी, उनको खराब कर दिया। पोटैटो क्रॉप इन पंजाब हैज सफर्ड इंटेंसिव डैमेज ड्यू टू द लेट ब्लाइट डिजीज, जिसके अंदर देखो पत्तियों में इस तरह से काला पड़ गई ना, पत्ती आपने देखी होगी, सूख जाती है, काली सी पड़ जाती है, राइट, उसके कारण फिर आलू भी आपका ऐसा निकलता है, राइट। तो ऐसी जो डिजीज है ये सब चीजें इसके अंदर हो रही है। अब देखो ये डिजीज जो है लेट ब्लाइट डिजीज, एक तरह से ये वाली डिजीज है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज फंगस के कारण होती है और फंगस का नाम है फाइटोफाइटोरिया, ठीक है, फाइटोफाइटोरिया, अभी देख लेंगे, फाइटोफाइटोरा ऐसा कुछ है, अभी देख लेंगे इसके अंदर। ये एक फंगस है, वो लग जाती है और इसके कारण ही होता है। ये लीव्स में भी लग सकती है, स्टेम्स में भी लग सकती है, आलू के अंदर खुद के अंदर भी लग सकती है, आलू के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पर देखो ये जो है ना एक्सिलरी बर्ड्स है, ठीक है, ठीक है, ये जो बर्ड्स हैं इनके ऊपर ये फंगस लग जाती है। तो फंगल डिजीज कॉज बाय द फंगस फाइटोफाइटोरा, ठीक है, इन्फेस्टेंट दैट कैन डैमेज द एंटायर क्रॉप। इट अफेक्ट्स लीव्स स्टेम्स ट्यूबर्स ऑफ द क्रॉप।
वाटर सोक्ड स्पॉट नियर अपीयर्स ऑन द लीव्स, ठीक है, विच देन इंक्रीजेज इन द साइज, चेंज टू पर्पल ब्राउन कलर एंड फाइनली टर्न टू ब्लैक. Infected tubers and infected soil may serve as a source of primary infection. Airborne infection is also there, ठीक है, airborne infection भी इस तरह से यहाँ पर हो जाता. तो this is known as what? This is known as late blight disease. I hope this is also clear to everyone. अब हम जो नेक्स्ट है दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, हम इसके अंदर समझेंगे व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कराया है, क्या अनाउंस कराया है? टू ब्रिंग सीरीज थर्ड ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का एक तरह से सीरीज थर्ड यहाँ पर लॉन्च करने की बात करी गई है. अब क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये अपन इसके अंदर समझते हैं. देखो भैया, हमारे जो जनता है उसको सोना बहुत सोना सोना लगता है, ठीक है, सोना हमको सोना सोना सा लगता है. हमारी जनता सोना खरीद खरीद के पगला जाती है, पर खरीदती जाती है. इसके कारण बहुत सारा सोना जो है वो इम्पोर्ट कराना होता है. कुछ लोग होते हैं वो तो शौक में खरीदते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना है गोल्ड के अंदर. तो जो शौक में खरीद रहे हैं उनके लिए तो शौक बड़ी चीज है, तो उनका तो नहीं. इन्वेस्ट जो कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, इसके लिए हम इनसे बोलते हैं, देखो इससे एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं. ये बोलते हैं भाई साहब तुम इतना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, फिर तुम क्या करते हो? बोले इससे गोल्ड खरीदते हैं हम, और क्या करते हैं, और गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, मजा आता है, गोल्ड खरीदते हैं हम इससे. तो बोले ठीक है साहब तुम गोल्ड तो खरीदते हो, पर इसके अंदर गोल्ड को रखते कहाँ हो? बोले बैंक लॉकर में रखते हैं, और कभी लॉकर में चोरी हो गई तो, कभी घर में चोरी हो गई तो फिर सर पकड़ कर बैठे रहोगे? बोले हाँ. क्यों चाहिए तुम्हें गोल्ड? बोले इन्वेस्टमेंट के लिए. तो गोल्ड छोड़ो ना, मैं तुमको एक गोल्ड का डेरिवेटिव देता हूं, दैट इज नोन एज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. ये जितने रुपए का होगा, मान लो ये 1000 रुपए का है, 1000 रुपए का मतलब उस दिन जिस दिन आपने खरीदा उस दिन 1000 रुपए का सोना जितना था उतना इसकी वैल्यू होगी. और अगर आप मान लो 3 साल बाद आए, 3 साल बाद सोने की वैल्यू जो है वो हो गई 3000 रुपए, तो इसकी वैल्यू भी 3000 रुपए हो जाएगी. इट इज डेराइविंग, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज डेराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द गोल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो SGBs आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन द ग्राम्स ऑफ द गोल्ड. दे आर सब्सटीट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड. फिजिकल गोल्ड होल्ड करने से बढ़िया है आप क्या करें, आप एक तरह से फिजिकल गोल्ड होल्ड ना करके आप एक तरह से यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक तरह से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म के अंदर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को होल्ड कर सकते हैं. Who is eligible to invest in the sovereign gold bonds? ये देखो ये लोग एलिजिबल है. पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज डिफाइंड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA are eligible to invest in the sovereign gold bond. Eligible investors includes individuals, HUFs, trust, universities, charitable institutions. Individual investors with subsequent change in the residential status from the resident to the non-residents may continue to hold SGBs till early redemptions or maturity. Benefit क्या है? Quantity of the gold for which the investor pay is protected since he received the ongoing market price at the time of redemption, premature redemptions. SGBs offers a superior alternative to holding gold in the physical form. Risk and the cost of storage are eliminated. सब समझ में आ रहा होगा, बता ही दिया है तुमको, ठीक है. इन्वेस्टर्स आर अश्योर्ड ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. उनको मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड मिल जाती है, पीरियोडिक इंटरेस्ट उनको मिलता रहता है. SGB इज फ्री फ्रॉम द इश्यूज लाइक मेकिंग चार्ज और वो सब चीजें फलाना ढिकाना, ये सब चीजें हट गई. ठीक है, एक तरह से आपको क्या है, आपको बॉन्ड दिया जा रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई 1000 रुपए, जिस दिन 1000 आपने बॉन्ड खरीदा था उस दिन का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है. उसका गोल्ड का, जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ता है इस बॉन्ड का भी प्राइस यहाँ पर बढ़ जाता है. ठीक है, अदर फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स आप लिखें. जॉइंट होल्डिंग इज अलाउड. माइनर कैन इन्वेस्ट इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, हैज टू बी मेड बाय हिज हर गार्जियन. ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम. ये से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें मैं तुमको क्या बताऊं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. 4 kg ऑफ इंडिविजुअल्स, 4 kg ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट. SGBs आर एलिजिबल टू बी यूज्ड एज कोलेटरल. SGB, अच्छा अब ये बॉन्ड आया आपके पास, ये बॉन्ड पड़ा है आपके पास, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. अब आपको ये तो आपको की बाद में लूंगा यार इसको, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो इसको गिरवी रखकर, है ना, इसको आप बाद में मैच्योर करवा रहे हैं. मान लो 10 साल का आपने ले लिया है बॉन्ड, आप बाद में मैच्योर करा रहे हैं 10 साल बाद, पर बीच में इसको गिरवी रखकर आप बैंक से लोन उठा सकते हैं. समझ में आ रहा है? बैंक से लोन उठा सकते हैं. टेनोर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का टेनोर जो है वो 8 साल का होता है. अर्ली एनकैशमेंट, अगर अर्ली एनकैशमेंट आप कराना चाहेंगे तो आपको फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको दंड इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी. ये सारे फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको इसके अंदर समझना है.
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करो, जी लगाकर, जी तोड़कर, लगाकर नहीं जी तोड़कर, तोड़ दो जी को और फिर मेहनत करो। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भाई। अब मेहनत करने के बिना कुछ नहीं होगा। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, आज नहीं तो कल मतलब इस बार फेल हो जाओगे तो दूसरे, हम तो बहुत हार्श बोलते हैं भाई बच्चों को। हम तो कहते हैं कि अगर दिवाली से लेकर होली के बीच में नहीं पढ़े तो फेल हो जाओगे। फेल मतलब फेल। अब इससे आप नाराज हो चाहे ना मत हो नाराज, ठीक है, बट फेल हो जाओगे। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीमोटिवेट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर जो रियलिटी है वो तो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।